नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को आए वैसे तो कुछ समय हो गया है, लेकिन लोग इस पर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं भारत में। और भारत में क्यों पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय रहता है। भारत में चर्चा का विषय इसलिए रहता है क्योंकि भारत की स्थिति इस इंडेक्स में बहुत खराब रहती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्थिति भारत की कितनी खराब है। आप ऐसे कल्पना करिए कि अगर एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे टॉप करते हैं उनसे शायद, और वो ठीक है तो किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को समस्या तब होती है जब क्लास के सबसे लगभग सबसे खराब स्तर उनसे आगे हो जाए। तो ये चिंता का विषय हो जाता है, जिसका चिंता होता हो जाता है। भारतीय देश में भी ऐसे होता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये हर साल लगभग 150 से 160 देशों के बीच में ऐसा बताते हैं कि सर्वे करते हैं। इस साल इन्होंने 137 कंट्रीज की रिपोर्ट तैयार की, और इस 137 कंट्रीज में भारत का 126वां स्थान है। यानी भारत से 10 देश पीछे हैं। जो पीछे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो आगे हैं उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। और इसलिए लोगों को भारत में तकलीफ की है कि जो आगे के देश हैं वो प्राइमा फेसी अगर कोई देखे तो भारत से बहुत खराब है, भारत के सामने कहीं भी नहीं जाते। और उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है भारत से बहुत ज्यादा है। इनमें आप देखें कि जैसे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की स्थिति 108वीं है, भारत से आगे है। श्रीलंका अभी कोलैप्स हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, उसकी स्थिति 112 पे है। म्यांमार, उसकी स्थिति 117 है, आप समझ सकते हैं। और बांग्लादेश 118 है। बांग्लादेश के तो पूरे दुनिया में इसमें बहुत प्रशंसक है। भारत में स्वाभाविक रूप से हो जाए तो भारत में तो पाकिस्तान भी प्रशंसा करते हैं। तो क्यों इस तरह की रिपोर्ट आती है? क्या अंतर है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जो भारत में नहीं है और इन देशों में है? और भारत को क्या इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए? और भारत की जो पोजीशन इतनी खराब है, क्या वाकई ये चिंता का विषय है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई गई है 2023 की, उसका एक समराइज्ड वर्जन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर देते हैं। ये 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। और इसमें एक जो चीज बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखी है, इसको पढ़ना बेहद आवश्यक है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाज रिटन बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एक्टिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटीज। Any views expressed in this report do not necessarily reflect the views of any organization, agency or program of the United Nations. डिक्लेरेशन दे दिया है कि जो एक्सपर्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनकी व्यूज पर्सनल कैपेसिटी में है, और इसका किसी भी एजेंसी से लेना देना नहीं है। तो उसको फिर इतनी तरीका से क्यों दिया जाए रिपोर्ट को? देखिए, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पावर्ड बाय द गैलप वर्ल्ड पॉल डेटा। यानी जो SDSN है, ये तो इसकी अवधारणा तो यूनाइटेड नेशंस ने की थी, लेकिन एक प्राइवेट संस्था और है गैलप वर्ल्ड पॉल, इसने भी इसमें हिस्सेदारी की है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स ए वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर मोर अटेंशन टू हैप्पीनेस एंड वेलबींग एज criteria for government policy. It reviews the state of happiness in the world today and shows how the science of happiness explains personal and national variations in happiness. In fact, ये जो भी चीज लिखी है, दिस इज मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल। और इसमें पूरी रिपोर्ट को हमने बहुत थॉरोली देखा है, इसमें जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं उन पर बहुत गंभीरता से रिपोर्ट तैयार कराने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया है। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये अभी तो हम इनका व्यू देखते हैं, इनका पक्ष देखते हैं। सिंस 2012 द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड एनुअली अराउंड मार्च 20th as part of the इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन। और 20 मार्च के आसपास इसको इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मनाने के उपलक्ष्य में इसे करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट मिलने के बाद में एक बहस शुरू हो जाती है, और इससे हैप्पीनेस तो सिर्फ उन्हीं कंट्री दी जाती है जो पिछले कई सालों से टॉप पोजीशन बनाए गए। द रिपोर्ट रैंक्स ग्लोबल हैप्पीनेस बेसिस सर्वे डेटा फ्रॉम पीपल इन ओवर 150 कंट्रीज। ये डेटा कब लेते हैं, किससे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। इस साल 150 कंट्रीज के बजाय 137 कंट्रीज के लिए, 136 के लिए इस बार ये रैंकिंग की गई है। 6 key factors to measure happiness: social support, income, health, freedom, generosity and absence of corruption। ये 6 की पैरामीटर है जिन पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और आप देखेंगे इन 6 पैरामीटर्स पे भारत की क्या स्थिति है।
और भारत को जिनकी रैंकिंग पर आपत्ति है उनके यहाँ पे ये क्या स्थिति है। Besides ranking the countries, the report also looks at the state of the world in 2023. So ये जो 6 पैरामीटर हैं इसके बारे में हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज। सो टॉप परफॉर्मर आप किसको मानेंगे। 167 कंट्रीज लगभग संसार में है, इसमें कौन सबसे ज्यादा खुश है। अगर थोड़ा थोड़ा अंतर करेंगे तो कोई ना कोई कंट्री 167 पोजीशन पे भी आएगी, पर टॉप पे जाने वाले पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नीचे जाने वाले पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी एक और चीज है कि अगर एक क्लास में मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं, कौन टॉप करता है कौन बॉटम है ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर क्लास के 60 स्टूडेंट्स में एक 100% मार्क्स लाता है और दूसरा 3% मार्क्स लाता है, ये चिंता का विषय है। क्यों ऐसा हो रहा है, एक 100% कैसे ला पा रहा है और दूसरा क्यों नहीं ला पा रहा है। पिछले 6 सालों में ये टॉप परफॉर्मर्स की पोजिशन हो रही है। फिनलैंड 6 साल से नंबर 1 पे काबिज है। शायद इस पर किसी ने ऐतराज नहीं किया होगा क्योंकि टॉप पर कौन है, जैसा हमने अभी बात की, किसी को नहीं होता है। डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। आप देखें बहुत छोटे छोटे देश हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या एडवांटेज हैं, कैसे इनकी रिपोर्ट कंपाइल की गई, लोग क्यों सेटिस्फाइड हैं, ये एक अलग डिफरेंस हो सकता है। हर देश के हिसाब से उनके खुश होने के क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। और जो 20वीं पालीदान पे आया है वो लिथुआनिया आपकी बात आया है। अब बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मर की। सो अफगानिस्तान आप जानते हैं यहाँ तालिबान का शासन है, वर्स्ट परफॉर्मर है। सो वर्स्ट परफॉर्मर हो सकता है इसको हम अनहैप्पीएस्ट नेशन बोलें, क्योंकि ये इंडेक्स भगवान की बनाई हुई नहीं है कि अगर इसमें सबसे नीचे जो आएगा वो अनहैप्पीएस्ट नेशन होगा। हम ये तो कह सकते हैं कि उसमें हैप्पीनेस कम होगी, हैप्पीनेस बहुत खराब होगी, लोग हैप्पी बिल्कुल नहीं होंगे, लोग नाराज होंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि अनहैप्पीएस्ट नेशन है संसार का। और इससे ठीक ऊपर है लेबनान, सीरिया, लियोनी, जिम्बाब्वे, रिस्पेक्टिवली। तो ये पोजीशन होगी वर्स्ट परफॉर्मर की। इसमें भी अफगानिस्तान अगर सबसे नीचे है तो शायद किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज जो है वो इंडिया की जो पोजीशन है वो 126 है और टोटल 136 का डेटा है। तो इंडिया से केवल 10 देश पीछे हैं, अदरवाइज 126 देशों में अगर देखा जाए तो इंडिया बॉटम पे है। सो इसका मतलब हुआ कि जो इंडिया है वो एक ऐसा देश है जहां पे बहुत कम खुशहाली है। एक्चुअली ये इसे भी कहना उचित नहीं है कि 126 पोजीशन पे ही खुशहाली क्यों हो। खुशहाली का पैरामीटर भी ऐसा बनाना चाहिए था कि अगर 136 का है तो इसकी मिडिल पॉइंट कहीं होना चाहिए था जहां जनता की नाराजगी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि इन्होंने 126 तक ये कहा है कि लीस्ट हैप्पी है। तो फिर बाकी 136 वाले को क्या कहा जाए, इस कहाँ से लोगों की एनवाइंस शुरू होती है, नाराजगी शुरू होती है, पता नहीं। सो लास्ट ईयर लास्ट ईयर भी इंडिया की पोजीशन 136 to 146 कंट्रीज है और 10 पायदान की बढ़ोतरी इंडिया की हो गई है। लेकिन वो 10 देश कम हो गए हैं। पिछली बार 146 देशों की कैलकुलेट की गई थी तो भारत 136 देशों में था, 136वीं पोजीशन पे था। अब की बार 136 देशों की हुई तो वो 10 देश में नीचे बने हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। तो मतलब भारत की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो इसकी पोजीशन है भारत की, वो नेबरिंग कंट्री नेपाल नेपाल से नीचे है, चाइना से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे है और श्रीलंका से नीचे है। ये कैसे संभव है, लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट के अंदर बात की थी कि वो कौन से 6 पैरामीटर हैं जिन पर बहुत ध्यान फोकस किया जाता है, बहुत फोकस अटेंशन रहती है रिपोर्ट बनाने वालों की, और उसके हिसाब से रिपोर्ट में फर्क आता है। सो ये 6 पैरामीटर हैं: इनकम, हेल्थ, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, having a sense of freedom to make key life decisions, generosity, and the absence of corruption all play strong roles in supporting life evaluations. These are the 6 factors. तो उसमें आप देखें इनकम का जो है मतलब जीडीपी पर कैपिटा है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम जीडीपी और पर कैपिटा का देखें तो जो देश भारत से ऊपर हैं उनकी जीडीपी पर कैपिटा भी अच्छी नहीं, पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा भारत से अच्छी नहीं है। और इसी तरीके से
नेपाल की जीडीपी प्रगति भारत से अच्छी नहीं हो सकती है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें ये पता चलेगा। और दूसरे, जब भी कभी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होता है। भारत 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और चीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलस देश है। उसकी आइसलैंड से, फिनलैंड से क्या तुलना हो सकती है, लिथुआनिया से क्या तुलना हो सकती है। तो इसलिए सबसे जो अहम चीज ये है कि इसका जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और जो 6 पैरामीटर्स हैं उन पे ऑब्वियसली बड़े देश शायद उतने मजबूत दिखाई नहीं पड़ेंगे जितने वो मजबूत होते हैं। और इसलिए भी जो जनसंख्या के हिसाब से भारत शायद पीछे रह भी सकता है। तो एक तो हो गई जीडीपी और प्रक्रिया, दूसरा हो गया सोशल सपोर्ट। सो सोशल सपोर्ट की भी डिफिनेशन अलग अलग हो सकती है। पश्चिमी देशों में, अमेरिका में सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि सरकार और कोई ऐसी संस्था हो जो उनको सपोर्ट करे। भारत जैसे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो सरकार सपोर्ट करेगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सोसाइटी सपोर्ट करती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपनी फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इस सोशल सपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसा अगर है कि आपको कोई परेशानी आती है, किसी भी व्यक्ति को परेशानी आती है और अगर कोई है उसकी सहायता करने के लिए, तो सोशल सपोर्ट का स्टेटस भी होता है। और इस पोजीशन में भी भारत को बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं रखा गया है सोशल सपोर्ट के मामले में। जबकि आज भी सोशल सपोर्ट का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो जो परिवारवाद है, जो परिवार की वैल्यूज हैं, जो एक दूसरे को सहारा देने की जो संस्कृति है, वो भारत से ज्यादा विश्व में कहीं भी नहीं। तो इनका क्राइटेरिया अलग है जैसे भी किया है। दूसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप देखें कि भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी देश की इस पर निर्भर करती है कि बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। लोगों की इनकम क्या है, वहाँ पर हेल्थ केयर का सिस्टम उपलब्ध है या नहीं है, और सरकार इसमें कोई सहायता करती है या नहीं करती, यानी हेल्थ केयर सिस्टम सभी को सर्वसुलभ है या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की जो खाने पीने की जो उपलब्धता है चीजों की, और जो पौष्टिक आहार है वो उपलब्ध होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें मिलकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी निर्धारित करते हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ भी निकालें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अ, नेपाल, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या इन्होंने रखी हुई है और भारत की क्या रखी है वो एक अलग चीज है। लेकिन इसकी जो पैरामीटर्स हैं जिन पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है, वो किसी भी देश में अच्छे नहीं हो सकते। एक और फैक्टर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। ये जो फ्रीडम है, किसी भी तरह की फ्रीडम हो, उसका डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से बहुत गहरा रिश्ता है। और दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी फ्रीडम है। ये एक बात जरूर है कि यहाँ पर फ्रीडम उपलब्ध होने के बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमेशा ये कहता है कि उनको फ्रीडम नहीं है, उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। और इन सब के पीछे काफी ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिनको वाम पंथियों का समर्थन मिलता है, इस्लामिक पंथियों का समर्थन मिलता है, और उनका अपना एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा होता है जिसकी वजह से वो भारत को बदनाम करते हैं। अगर इनको खुली छूट दी जाए कुछ करने के लिए, धर्मांतरण के लिए, विदेशों से पैसा लाकर धर्मांतरण करने, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने, अपने हिसाब से बिजनेस प्रैक्टिसेस स्टेब्लिश करने, उद्योग धंधे चलाने बंद कराने, और जो प्राकृतिक संपदा है भारत की उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके नाम पर बहुत सारे गैर सरकारी संगठन होंगे, उनको आंदोलन करने दिया जाए, हर किसी काम में उनको अड़ंगा लगाने दिया जाए, हथियारों की खरीदारी से लेकर छोटे मोटे सामान कहाँ से मंगाए जाए, कैसे मंगाए जाए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इसमें भी अगर फ्रीडम शामिल की जाए तो हो सकता है भारत में परेशानी हो। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, एजुकेशन की स्वतंत्रता, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो भारत में उपलब्ध हैं। वो कम से कम उन देशों से कम तो नहीं है जो पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है। आप अमेरिका से और यूरोपीय देशों से तुलना भले ही न करें, लेकिन इन देशों के मामले में तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जेन्युइनिटी एक ऐसा पॉइंट है, इसकी भी मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। किसी देश में जो उदारता है, इसकी परिभाषा अलग हो सकती है। हर देश में जो हमारी कोर वैल्यूज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन भी हो सकती हैं। तो इनमें अगर हम कॉमन चीजें शामिल ना भी करते इस
हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो कम से कम जो उस देश की कोर वैल्यूज हैं उनको एक इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते कि क्या ये कोर वैल्यूज हैं। जैसे भारत में अगर कोई गोवंश की हत्या करता है, गाय की हत्या करता है, तो एक हिंदुओं को खराब लगेगा। लेकिन अगर अरब देशों में, पाकिस्तान में, किसी भी इस्लामिक कंट्री में वो हत्या होती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में स्थिति ये है कि लोग, हिंदू लोग, चींटी को भी आटा खिलाते हैं, मछलियों को भी खाना खिलाते हैं, चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए खाना देते हैं, चिड़ियों को पीने के लिए पानी रखते हैं। ये क्या जेनसिटी की निशानी नहीं? लेकिन ये निशानी जेनसिटी की नहीं भी हो तो पश्चिमी जगत में जेनसिटी का मतलब होता है डोनेशन। आप कितना पैसा लोगों को डोनेट करते हैं। और भारत में ये चीज ऐसी हो सकती है कि आप किसी को कैश ना दें लेकिन टाइम तो बहुत करते हैं। और ये ऐसा सांस्कृतिक सभ्यता है सनातन की, जिसमें जो दान है वो तो युगों युगों से चला आ रहा है, लाखों वर्षों से इस देश में दान की प्रकृति है। लेकिन इनका मतलब है, हैव यू डोनेटेड मनी टू चैरिटी इन द पास्ट मंथ? ए क्लियर मार्कर फॉर ए सेंस ऑफ पॉजिटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ए सेंट्रल वे दैट ह्यूमंस कनेक्ट विद ईच अदर। सो ये इसकी परिभाषा ले लीजिए। अगर आप भारत में पूछें तो शायद ज्यादातर लोग इसका उत्तर नकारात्मक देंगे कि नहीं, हमने तो पिछले महीने डोनेट नहीं किया। वहीं पर कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ मजहब हैं जिनकी जेनरसिटी आप बहुत अच्छी मानेंगे कि वो अपनी प्रेयर के लिए जाते हैं तो धार्मिक संस्थानों में जकात दे देंगे, चंदा देते हैं। ये ये जेनरसिटी की निशानी है। तो हो सकता है आप अगर भारत में देखें कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें अरबों रुपए का दान आता है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसमें 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन साल भर का आता है। ये मंदिर सरकारी कब्जे में है और ये पैसा सरकार भरती है। बालाजी तिरुपति का मंदिर हो, तो इसमें भी 14-15 हजार करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। साईं बाबा का मंदिर है, उसमें भी लगभग 10,000 करोड़ तक का कलेक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हुंडी में लोग डाल के चले आते हैं, जो अलग टैक्स देके आते हैं, बाहर भिखारियों को किसी और चीज को दान करते हैं, उसको तो आप छोड़ दीजिए। तो ये जेनरेसिटी की परिभाषा है जिसमें शायद भारत फिट नहीं होता होगा। इसके अलावा है परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये एक चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो करप्शन की स्थिति में भी भारत की स्थिति शायद बहुत खराब नहीं होगी, जो इन पड़ोसी देशों की जिनकी जिनको भारत से आगे रखा गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो करप्शन की स्थिति है निचले तबके में, अ, अमेरिका और यूरोप के देशों में वो नहीं देखी जाती, लगभग खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर करप्शन नहीं है, करप्शन दूसरे तरह की करप्शन है। अ, बड़े स्तरों पर, हाई लेवल पे करप्शन आज भी वहां भी है। लेकिन भारत में हाई करप्शन ना भी हो तो छोटे स्तर पर करप्शन है। आप कचहरी में जाएं, रजिस्ट्री कराने जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, बिजली विभाग में जाएं, नगर निगम में जाएं, कहीं भी जाएं तो कुछ ना कुछ आपको करप्शन देखने को मिलेगा और ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। सो इज करप्शन वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द गवर्नमेंट और नॉट? इज करप्शन वाइड स्प्रेड विद इन बिजनेस और नॉट? आप समझें इसके जो पॉइंटर्स जो रखे हैं। डू पीपल ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट एंड हैव ट्रस्ट इन द बेनेवोलेंस ऑफ अदर्स? ये इस तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। इनके जवाब किनसे लेते होंगे? 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में ये जवाब अगर दिल्ली में या एक तबके के विशेष से या एक विशेष मानसिकता वाले लोगों से लेंगे तो इनके उत्तर अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं सरकारों में भी करप्शन है, लेकिन वाइड स्प्रेड करप्शन नहीं है। ये सही है कि छोटे छोटे जो विभाग हैं इनमें करप्शन है सरकारी विभागों में। लेकिन फिर भी करप्शन की स्थिति में अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वहाँ जिस देश की आर्मी में करप्शन हो, तो आप क्या कह सकते हैं? आप इस मामले में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को भी नहीं कर सकते, जहां श्रीलंका की जो दिवालियापन वाली स्थिति सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से आई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसको कितनी मार्किंग की गई, क्या कैलकुलेशन की गई। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे वर इंपैक्टिंग और आपको हमने तुलनात्मक रूप से बता दिया। तो इन सब के आधार पर ये हैप्पीनेस की रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जो हैप्पीनेस रिपोर्ट में उन्होंने एक बंदे को रखा है, आप देखिए जो आपको खुश दिखाई पड़ रहा है, वो कितना खुशहाल है। तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है उस पर हम लोग आते हैं। आप देखें ये जो स्लाइड है कि जो रैंकिंग की गई है हैप्पीनेस बेस्ड ऑन 3 ईयर एवरेज 2020 से 2022। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किसी देश ने कर दिया है तो वो अपेक्षा कर सकता है कि हाँ उसको उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा इनके हिसाब से भी।
क्योंकि इसमें इन्होंने कर रखा है कि पिछले 3 साल का एवरेज लेते हैं। यानी इन्होंने जो बेस बनाया था पहला, 2012 में बेस बनाया होगा, और तब से जितनी भी इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें बदलाव बहुत कम आए हैं। मीन्स इनके जो दिमाग में बसा हुआ है उसको ये बहुत जल्दी बदलेंगे नहीं, 3 साल का एवरेज निकालेंगे। और जो हर साल जो थोड़ा सा बदलाव आएगा उसमें भी ध्यान रखेंगे कोई मेजर चेंज ना आए। तो जाहिर सी बात है कि उसकी एवरेज जो निकलेगा 3 साल का उसमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखिए कि जो फिनलैंड है उसकी पोजीशन नंबर 1 है, और ये इन्होंने जो दिया है ये 7.804 ये उन्होंने निकाला है एवरेज लाइफ इवेल्युएशन। इधर परसेंटेज दी है कि, और ये इस ढंग से इन्होंने दिया है कि इसमें आम आदमी तो इसे समझ नहीं सकता। इन्होंने दिया है कि इसमें जो 96% है वो गैप है, अगर कोई आदमी इस नंबर 1 पे आना चाहता है। ये इन्होंने चीज बताई हुई है, थोड़ा थोड़ा आप ये अंदर देखिए, जैसे जैसे इधर परसेंटेज दिया हुआ है गैप का, और रैंक में भी करते हैं कि 1 से लेकर 4 तक। अब आप सोचें, यानी फिनलैंड से नीचे 4 तक जो देश हैं, तो चौथा देश है इसराइल, अगर वो नंबर 1 पे आना चाहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? 90% फॉर रैंक 1 पे जाने के लिए। तो ये एक गैप एनालिसिस भी इन्होंने की है, और ये 10 के पॉइंट पे एक स्कोरिंग की है। फिनलैंड की है 7.804, ये डेसिमल के 3 डिजिट तक इन्होंने निकाला है। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 3 देश निकाले हैं, चौथा इसराइल है। और फिर हम जल्दी से नाम आपको 10 तक तो कम से कम पढ़ देते हैं। नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 13वें नंबर पे कनाडा है। कनाडा की हालत बहुत से मामलों में बहुत ज्यादा खराब है, और वो 13वीं पोजीशन पे है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, कितनी जेनरसिटी है, कितनी फ्रीडम है लोगों को। आपने देखा हाल फिलहाल में कितने आंदोलन ट्रक ड्राइवर्स के, और जाने कितने आंदोलनों को कुचला गया। इस तरह का कनाडा 13वीं पोजीशन पे है। आयरलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स भी 15वीं पोजीशन पे है। स्वाभाविक है, ये तो यूएस में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स को तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं। जर्मनी है, बेल्जियम एंड ऐसे बहुत सारे हैं, यूके है, और ये सारे देश अभी जो हम चर्चा की थी, लिथुआनिया भी 20वें नंबर पर आ गया। इस तरीके से ये है। अगर आप देखें, दूसरी स्लाइड में दिया है 26वीं पोजीशन से। इसमें नाम सिर्फ हम आपको इसलिए बताना चाहेंगे कि इसमें आपने 25वें नंबर पे सिंगापुर देखा, 26वें नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया। आप देखें कितनी फ्रीडम यूनाइटेड अरब अमीरात में है, कितनी जेनरसिटी यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ये जितने भी 6 पैरामीटर बनाए, इस पैरामीटर पे यूनाइटेड अरब अमीरात कैसे फिट बैठा, और इनका 6.571 जो है इनकी रैंकिंग है। तो 27वें नंबर पर चाइना, और चाइना को उन्होंने लिखा है ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना। आप इस रिपोर्ट में किस तरह की डिसऑनेस्टी की गई है, कैसे लोगों की इसमें भागीदारी है, मेंटेलिटी देखिए। जब आप देशों के बीच में आप कर रहे हैं, और ताइवान को अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते हैं, तो फिर इसे यहाँ पे देने की क्या जरूरत थी? लिखा है ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना। मीन्स चाइना से अगर पैसे लेने हैं, डोनेशन लेना है, तो उसका नाम 27वीं पोजीशन पे लाने के लिए ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना, मतलब एक देश के एक टुकड़े का कर देंगे। इंडिया 126 पोजीशन पे आ गया। और इस तरीके से आप देखते हैं मेडागास्कर, जाम्बिया, बहुत सारी ऐसे देश हैं जिनमें आपको शायद हंसी आ जाएगी कि ये 137वीं पोजीशन पे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के मामले में चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर देखें, इस रिपोर्ट में आपने काफी हद तक देख लिया कि किस तरीके से इस रिपोर्ट का निर्देशन किया गया है। ये रिपोर्ट कम खिलवाड़ ज्यादा है, और इसका हिडन एजेंडा क्या हो सकता है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक चीज और है, भारत में अक्सर लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, भारत के विरुद्ध ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से आ जाती हैं, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो टोटल खर्चा आता है उसके 6-7% व्यय करता है। बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो वामपंथ और इस्लामिक गठबंधन है, और तथाकथित प्रगतिशील उदारवादी तत्व हैं, ये लोग छाए हुए हैं। और भारत में स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की कॉलोनी होने के नाते ब्रिटेन की आंखों में चढ़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक तरीके से षड्यंत्र करते रहते हैं, और भारत के लोग, भारत में बहुत से रहने वाले लोग हैं, उनमें हम किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया करते हैं। तो बहुत ही जिम्मेदार तरीके देता है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और जिनसे देश को बहुत अपेक्षाएं हैं, और देश के सामने वो बहुत अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि वो क्या करेंगे देश के लिए। वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बहुत जरूरत करते रहते हैं।
और ये जो संस्थाएं हैं जो इस तरह की रिपोर्ट बनाती हैं, उनमें इन्हीं तत्वों का, जो उदारवादी प्रगतिशील और ये वो अभी इसकी चर्चा हम लोगों की उनकी भावना है। इसलिए हमें इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि भारत की पोजीशन इस रिपोर्ट में जानबूझकर खराब की गई है, और हमें उन तत्वों से अपने डीलिंग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए कि भारत के साथ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम हमेशा उनसे सतर्क रहें। ये सब ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट है। सो ये है हैप्पीनेस रिपोर्ट। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक की आज्ञा दीजिए।